without us, without the United States, there would be no Israel. Israel's fighting Hezbollah too long, and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. नेतन्याहू का हमेशा ड्रीम था ईरान से वॉर करना। देखो उसको डिक्टेटर टाइप तो लगता ही होगा, एकदम हिटलर टाइप, ठीक है। हिटलर को चाहिए था लेबन्सराउम एंड नेतन्याहू को चाहिए ग्रेटर इजराइल। ये अपने आप को कहता था मिस्टर सिक्योरिटी, एक पॉलिटिकल सर्वाइवर है ये बंदा। इसका हमेशा वेट ड्रीम था कि भाई पूरे एंटायर मिडिल ईस्ट को मैं चबा लूं, एकदम इजराइल के अंदर इंटीग्रेट कर दूं। जब वो बनता है इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, वो लेके आता है क्लीन ब्रेक स्ट्रेटजी। इसको उसने परफेक्टली एग्जीक्यूट करी। यूएस को यूज करके उसने लिबिया को हरा दिया, सीरिया को खत्म कर दिया, इराक को खत्म कर दिया। कुछ ज्यादा ही सक्सेस ना, इट गेट्स टू यू, वो आपके लिए हानिकारक ही हो जाता है। हिटलर का एग्जाम्पल ले लो, उसने सबको चैलेंज किया, ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को कॉन्कर कर चुका था, वो फ्रांस को भी कॉन्कर कर चुका था, तब उसकी प्यास तब भी नहीं बुझी। उसको ग्रेट ब्रिटेन भी चाहिए था एंड सोवियत यूनियन को भी उसने अटैक कर दिया, इवन दो उनके साथ पैक्ट था। अब देखो नेतन्याहू भी एक छोटे से ही देश का प्राइम मिनिस्टर है ना, इजराइल में सिर्फ 9 मिलियन लोग रहते हैं, बट उनकी एक खास बात है, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं ब्लैकमेल में, करप्शन में। उसने ट्रंप को मैनिपुलेट किया, ब्राइब किया, ब्लैकमेल किया, जो कुछ वो कर सकता था किया, ताकि उसको वो अल्टीमेट प्राइज मिल जाए। ऐसी चीज जो 40 साल से वो चाहता था, उसको मिल गया फाइनली, वॉर ऑन ईरान। एंड ये चीज उन्होंने अच्छे से प्लान करी हुई थी। मोसाड की बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन थी इनसाइड ईरान। पहला जब 2025 में वॉर होता है, जो 12 डे वॉर था, उसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, तो इजराइल खुद ही जाके अटैक कर देता है। डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स होती हैं ईरान के अंदर से ही ईरान को अटैक हो रहा होता है। ईरान फाइट बैक करता है, यूएस इंटरवीन करता है, सीज फायर होता है, रेजिम चेंज नहीं होता, फिर से जाके ये लोग वॉर वेज करते हैं। नेतन्याहू मास्टर ऑफ लाइज है, वो ट्रंप को बोलता है कि भाई मोसाड ने सब कुछ अरेंज कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में, हफ्तों में रेजिम चेंज हो जाएगा। एंड जो बार्निया है, हेड ऑफ मोसाद, वो एक इंटरव्यू में खुद ही जाके बोलता है कि भाई मैंने बोला था सालों लगेंगे, दिन या हफ्ते नहीं लगेंगे। नेतन्याहू ने झूठ बोला, जो वो करता ही रहता होगा, ठीक है, इतने टाइम पॉलिटिक्स में सर्वाइव किया है तो ऑफ कोर्स। कितने स्कैंडल्स वो सर्वाइव कर चुका है। अक्टूबर 7 हमास को फंडिंग देना, हैनिबल डायरेक्टिव को यूज करना, पर्पस सिर्फ एक, ईरान को हराना है। 27 फरवरी को अमेरिका और इजराइल को जो डील मिल रही थी ईरान से, बेस्ट पॉसिबल डील थी, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। पर इजराइल को डील थोड़ी चाहिए थी, वो ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। पर अब वॉर के बाद इट्स टर्न्ड अपसाइड डाउन, पूरा उल्टा पुल्टा हो चुका है नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए। देखो पहले से ही माफी मांगता हूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट बहुत ही मजेदार होगा। एंड नॉर्मली मैं आपसे रिक्वेस्ट तो कोई करता नहीं हूं, पर इस बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड तक देखना, तभी सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे इजराइल, एग्जैक्टली उनकी स्थिति क्या है आज के डेट में, ये क्यों इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट थी इजराइल के लिए, जो पीस टॉक्स हुए या सीज फायर हुआ वो कैसे हुआ, किसने क्या रोल प्ले किया, क्यों ईरान अब है दादा ऑफ द रीजन एंड वो पूरे रीजन को कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं, क्यों इजराइल बिल्कुल भी चाहे जो हो जाए डिफीट नहीं एक्सेप्ट करेगा एंड वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। एंड फाइनली बात करेंगे क्या ये एक्चुअली में दी एंड है ऑफ यूएस सपोर्ट फॉर इजराइल, या ये सब सिर्फ स्क्रिप्टिंग चल रही है, एक्टिंग चल रही है। तो चालू करते हैं इजराइल से, क्यों वहां पे सबकी इतनी ज्यादा हालत पतली है। बता रहे हैं कि जो ईरान फियास्को हुआ है, दिस इज द बिगेस्ट फेलियर सिंस अक्टूबर 7। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस किया था नेतन्याहू ने, अरे हिस्टोरिक विक्ट्री होगी, इनको एकदम हरा देंगे, इनके एलाइज को हरा देंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें एक चीज तो क्लियर है कि नेतन्याहू के जितने भी एलाइज थे, चाहे वो ट्रंप हो, ठीक है, वो भी उससे खफा है, एंड जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं सच एज सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये भी उससे खफा है। ये इजरायली मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है कि भाई ये सब कुछ अवॉइड हो सकता था अगर इजराइल नहीं पुश करता अमेरिका को इस वॉर के अंदर, ठीक है, इस वॉर में जिसमें कोई प्लान भी नहीं था एंड गोल्स भी अनअचीवेबल थे। एंड वो ये भी बता रहे हैं साथ में कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी और देश का होता जहां पे हल्की भी थोड़ी भी सेंस होती ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नेतन्याहू अभी तक रेजिग्नेशन दे चुका होता। साथ में बात हो रही है इजरायली अंधभक्त की, जैसे हमारे यहाँ पे भी अंधभक्त है ना, वैसे इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के बहुत सारे अंधभक्त हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स देखो कैसे रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो डील हुई है ना, इट इज अ कैटास्ट्रोफिक कैपिटुलेशन, मतलब हालत खराब, एकदम हालत खराब। एंड क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि इजराइल के जितने भी वॉर एम्स थे, ठीक है, एक भी फुलफिल नहीं कर सके। वो क्या क्या वॉर एम्स थे? सबसे पहले उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है वो खत्म करनी है, ठीक है, जो अपने मिलिशियाज को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हुथीज हो, हमास हो, हिजबुल्ला हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको सपोर्ट करना बंद करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इजराइल के लिए उल्टा ही पड़ गया,
अब तो एमओयू में ये लिखा गया है कि भाई लेबनान को भी नहीं अटैक करोगे। जो आप पहला पॉइंट है ना इनके एमओयू का, उसको पढ़ोगे तो लेबनान 3 बार मेंशन्ड है, 3 बार। साथ ही साथ ईरान तो और स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि अब उनको मिलेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उनको मिलेगा सैंक्शन रिलीफ, उनके जितने पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं बाकी दूसरे देशों में वो भी उनको मिल जाएंगे। एंड एक रिकंस्ट्रक्शन फंड भी बनाया जा रहा है उनके लिए, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इसमें चीजें कई ज्यादा आगे निकल चुकी हैं जितना आप सोच रहे हो उससे। एंड ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भाई वो तो आगे बात होगी, ठीक है। अब देखो असली प्रॉब्लम ये है इजराइल के लिए कि भाई पूरा रीजन जो है दे आर रीमेकिंग द रीजन, मतलब इजराइल वांटेड टू रीमेक द रीजन। इजराइल चाहता था ये वॉर होगा, ठीक है, ईरान को हम हरा देंगे, ईरान की हालत पतली हो जाएगी, जैसे इराक को किया था वैसे ही ईरान को कर देंगे, एंड अल्टीमेटली एक दादा निकल के आएगा ऑफ द मिडिल ईस्ट, वो रहेगा इजराइल। हुआ क्या? पूरा उल्टा। यहाँ पे इजरायली मीडिया खुद बता रहा है कि रीजनल हेजेमॉन अब है ईरान। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इजराइल के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं इजराइल में कि भाई रीजनल हेजेमॉन हमको बनाए रहना पड़ेगा, तभी तो हम सेफ रहेंगे, तभी तो इजराइल विल बी अ सेफ प्लेस फॉर ज्यूज। बट अगर ईरान बन जाता है, डोमिनेंट फोर्स ईरान हो जाती है अगर रीजन में, तो भाई यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे जो एशकेनाजी जूज है ना वो वैसे ही निकल लेंगे यहाँ से। ये भी बताया जा रहा है प्रेस में कि भाई ट्रम्प जो है ना ही हैज हिट हिज लिमिट। यस, बिल्कुल। अब तो ट्रम्प ये कहने लगा है भाई आईडीएफ तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस की है नहीं। मैं सीरिया में अल शर्रा को बोलता हूँ, वो जाके निपटाता है हिजबुल्ला को, ठीक है। एंड इस पे जो सीरिया का अल शर्रा है वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं लड़ाई करने जाऊंगा हिजबुल्ला से। हिजबुल्ला से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। अब ये देखो टाइम्स ऑफ इजराइल, मैंने हार्डली कोई टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें वो सरकार को या नेतन्याहू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि कैटास्ट्रोफिक है, कैपिटुलेशन है, ठीक है। साथ में वो एक बात और कह रहे हैं, ये तो बहुत ही मजेदार बात है, वो कह रहा है कि ट्रम्प ईरानियंस को कह रहा है वेरी रैशनल पीपल। आई थिंक वो इस स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है। We're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. तो भाई ट्रम्प ने वही बात कह दी जो आज के डेट में पूरी दुनिया सोच रही है कि भाई असली जानवर लोग कौन है? इजरायलीज हैं। एंड असली रैशनल लोग कौन है? ईरानियंस हैं। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें पता है क्या है? कि इजराइल ने इतना पैसा खर्च किया है, इतना टाइम खर्च किया है ईरान की इमेज को बिगाड़ने के लिए कि भाई वो लोग तो पागल लोग हैं, इरैशनल लोग हैं, डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, ठीक है, उनसे तो बात ही नहीं की जा सकती। बट अब उल्टा हो चुका है, अब इजराइल को सब उस नजरिए से देख रहे हैं। एंड डोनाल्ड ट्रम्प खुद आके ये बता रहा है पूरी दुनिया को। एंड आप ये देखो वर्ल्ड ओपिनियन जो है ना आज के डेट में, एंड इनफैक्ट व्हाट मैटर्स द मोस्ट, इसके अमेरिकन क्या सोचते हैं? इट इज इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस, नॉट इजराइल। इजराइल के तो सब खिलाफ होते जा रहे हैं। ये देखो परसेंटेज ऑफ अमेरिकन जो पैलेस्टीनियंस के साथ सिंपैथी रखते हैं, कहाँ नीचे मतलब घिसटता पिसटता ये नंबर अब हो गया है 41, एंड इजराइल का कितना है 36। एंड जब आप यंगर एज में देखोगे, मतलब आगे जाके जो पॉलिटिशियंस बनेंगे, आगे जाके जो ज्यादातर लोग वोट करेंगे, बुड्ढों ने तो देखो पूरे दुनिया भर में बेड़ा टाइट कर रखा है, ठीक है ना। बट जब आप यंगर पॉपुलेशन को देखोगे तो दे आर प्रो पैलेस्टीन। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है कि भाई कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी ही नहीं यहाँ पे अमेरिका की और इजराइल की। एंड वो क्या कह रहे हैं कि ट्रम्प कैपिचुलेट हो गया, मतलब ट्रम्प ईरानियंस के प्रेशर में आ गया। अरे भाई सब कुछ तो ट्राई कर लिया, अब आप ट्रम्प के नजरिए से सोचो, ठीक है। उसका क्या काम था? यूएस मिलिट्री को ऑर्डर करना कि भाई जाओ और ये जंग जीत के आओ, पर वो हार गए। उन्होंने सब कुछ तो ट्राई कर लिया। जून 2025 में 12 डे वॉर होता है, फुल उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर जाके उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी बॉम्ब कर दी। क्या यूज करके? बंकर बस्टर बॉम्ब यूज करके, B-2 बॉम्बर्स यूज करके। क्या हुआ? ईरान नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वॉर जाके चालू कर दिया, ऑल आउट डिस्ट्रक्शन कर दिया। आप इसीलिए रुके क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप था उससे सब कुछ खत्म हो जाता, पूरे रीजन में सब कुछ खत्म हो जाता, इंस्टेंटली पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में चली जाती, नो डाउट। एंड जो आपके दोस्त है, जो वहां पे राजा लोग हैं, ठीक है, उनकी जो सत्ता थी वो भी चली जाती। ये वॉर हार चुका था अमेरिका, बहुत बुरी तरीके से हार गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? चलो ब्लॉकेड कर देते हैं। ब्लॉकेड कर दिया। अरे भाई ब्लॉकेड से भी कुछ नहीं हुआ। वियतनाम वॉर अमेरिका हारा था बहुत लंबी चौड़े तरीके से, ठीक है, पर उसका कोई ऐसा सीरियस इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं था। बट ये जो है ना, दिस इज अ डिफीट फॉर द अमेरिकन एम्पायर। पूरा अमेरिकन एम्पायर इससे हिल चुका है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये मिडिल ईस्ट आय का है, एंड ये उनके जो फाउंडर एंड एडिटर हैं डेविड हर्स्ट, उन्होंने लिखा है। आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन अ लॉट, मिडिल ईस्ट आय जरूर चेकआउट करना। एंड वो ये बता रहे हैं कि ये जो ट्रम्प का यू टर्न है ना,
इससे ऑलमोस्ट जो ग्रेटर इजराइल बनने के सपने थे ना इजराइल के, वो सब खत्म। क्योंकि कहां तो एब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह साइन हो रहे थे, ठीक है, कहां तो लग रहा था सऊदी अरेबिया एब्राहम अकॉर्ड साइन कर देगा, बट वो नहीं हो पाया, वॉर हार गए। एंड क्यों हारे? क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो रही थी, ठीक है, ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग है वो हिस्टोरिक लो हो गई थी, उसको अपनी खुद ही की पार्टी में इतना ज्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा था। अब वो ये बता रहे हैं कि इजराइल की जो रीजनल स्ट्रैटेजी आज के डेट में बहुत बुरा सेटबैक लग चुका है। देखो, जाके ये लोग गाजा थोड़ा बहुत ऑक्यूपाई कर चुके हैं, साउथ लेबनान ऑक्यूपाई कर दिया है इन्होंने, सीरिया ऑक्यूपाई कर दिया है, कुछ सिक्योरिटी पैक्ट भी है इनका, ठीक है, यूएई के साथ, सोमाली लैंड इन्होंने बना लिया। ये सब रहेंगे, ऐसा नहीं है ये सब जाने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट कभी भी कंटिन्यू हो सकता है। बट अब आज के डेट से ये लिख लो, ये बात कोई भी नहीं डिनाई कर सकता इसको, कोई भी यूएस प्रेसिडेंट इजराइल की बातों में आके, नेतन्याहू की बातों में आके कोई वॉर नहीं छेड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, अभी फॉर एनी टाइम सून तो बिल्कुल भी नहीं। एंड कोई भी प्राइम मिनिस्टर इजराइल का ऐसा नहीं होगा जो यूएस प्रेसिडेंट के साथ खुद ही सिचुएशन रूम में बैठा हुआ है। जितना एक्सेस नेतन्याहू को था ना टू अमेरिकन पॉलिटिक्स, अब किसी भी इजरायली पॉलिटिशियन को नहीं होने वाला। एंड इजरायली मीडिया बौखला रहा है, वो ये चंगू मंगू को कह रहे हैं कि दे आर लिटिल जूज, ठीक है, जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उसको वो कह रहे हैं स्कम, ट्रम्प को बोल दिया लूजर। वो लोग बौखला रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा व्हाट हैज हिट देम। 4 थप्पड़ खा लिए इजराइल ने और पता भी नहीं चल रहा हुआ क्या। एंड अब बहुत सारे नेता चाहेंगे भी नहीं कि हम इजरायली मनी लेके लड़ें इलेक्शंस, ठीक है। एक एपैक ट्रैकर वेबसाइट है, उसको जाके देख लेना, उसमें जितने भी लोग एपैक से पैसे लेते हैं ना, जितने भी पॉलिटिशियन, सबके नाम है, कितने पैसे लिए हुए हैं वो भी लिखा हुआ है। क्योंकि अब अमेरिकन समझ गए हैं कि उनकी जितनी फॉरेन पॉलिसी है ना वो इजराइल ही चलाता है। बट इजराइल की लास्ट होप, जिसको अगर आप मुझसे पूछो तो आई वुड से इट इज एन अटेम्प्टेड कू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक बिल प्रपोज किया गया है इनके कांग्रेस में, जिससे अमेरिकन एंड इजरायली मिलिट्रीज यू कुड से मर्ज हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। जितने पैसे अभी अमेरिका इजराइल को देता है वो डॉक्यूमेंटेड रहता है, अब पता भी नहीं चलेगा कि भाई अमेरिकन डिफेंस बजट एंड इजरायली डिफेंस बजट काफी हद तक लिंक ही हो जाएगा। वेपन्स वगैरह इजराइल को बहुत आसानी से मिल जाएंगे। यूएस बेसिस जितने भी थे उनका काम था इजराइल को प्रोटेक्ट करना, अब वो खत्म हो चुके हैं। उनको कौन बनाएगा, कौन पैसा खर्च करेगा उनको बनाने में? गल्फ कंट्रीज क्या वो बनाने में उनको पैसा खर्च करेंगी? क्या वो अलाउ भी करेंगे अमेरिका को कि भाई आप यहाँ पे आके अपने बेसिस बना के रखो? क्योंकि सिंपल बात है, ये लोग रिलाय कर रहे थे गल्फ कंट्रीज के अमेरिका हमको प्रोटेक्ट करेगा, वो सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और इजराइल को प्रोटेक्ट कर ले वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नेतन्याहू कहता है कि मैं गया था यूएई में MBZ से मिलने, ठीक है, बहुत सीक्रेट मीटिंग थी हमारी। यूएई कहता है नहीं, वो आया ही नहीं था। बहरीन कुवैत के ये हाल हैं कि ये खुद बता रहे हैं, डेविड हर्स्ट बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे शिया पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे अरब स्प्रिंग मतलब तख्ता पलट हो सकता है। वहाँ पे जो शेख्स हैं वो शायद पावर में रहे भी ना। अब नेक्स्ट हम इजराइल से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई नेतन्याहू चाहेगा कि भाई मुझको कुछ तो मिले विक्ट्री, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो गाजा पर और ज़्यादा बमबारी होगी, पैलेस्टीनियंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, एंड हो सकता है लेबनान के ऊपर भी ये अटैक जारी रहे। अब बहुत सारे इजरायली अखबार और ये भी बात कर रहे हैं कि भाई ये तो एक डिप्लोमेटिक सुसाइड हो गई, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रिवर्सल हो गया, अब अमेरिका हमको उतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना पहले करता था। एंड ये बात तो मेरी फेवरेट लगी, जो जितनी भी मैंने इजरायली प्रेस खंगाली, ये बता रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं कि भाई इजराइल अमेरिका की बैकिंग के बिना अपने वॉर्स लड़ ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि ये इर्रिस्पॉन्सिबल होगा, सुइसाइडल होगा। एंड फाइनली नेतन्याहू का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं कि भाई अगर हमारे पास टूल्स ही नहीं आएंगे, बम अगर अमेरिका हमको नहीं देगा तो फिर ठीक है, हम अपने पंजों से ही लड़ाई कर लेंगे, अपने नाखूनों से ही लड़ाई कर लेंगे। लड़ लो भाई, लड़ लो, अपने नाखूनों से लड़ाई कर लो। एंड ये बात एक एक्स IDF स्पोक्सपर्सन ने भी मारियो नफाल के इंटरव्यू में बताया है कि भाई क्या आप अकेले लड़ सकते हो? उनका जवाब सुन लो। Is there a possibility that Israel may decide to go at it alone without American support? So if Trump is like to Bibi, hey, you want to ruin this and fight Iran, you do it alone, we're not going to support you offensively or defensively. Do you think Israel is in a position where it would be open to such a war, or it would not make sense without American support at the moment? No, that wouldn't make sense. Interesting. Okay. It wouldn't make military sense. It wouldn't make strategic sense. It may make political sense, temporary sense, coming elections, and the desire by Netanyahu perhaps to be perceived as defying the Americans and defying the world for electoral gains. But I don't think that is a real possibility
in terms of Israel. तो भाई अब इजरायलीज खुद ही आके एडमिट कर रहे हैं कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है कि हम अकेले किसी से भी लड़ सकें। अब इजरायली पर्सपेक्टिव से आप और सोचो तो उनको ये बात बहुत ज्यादा खटक रही है कि यार एमओयू में लेबनान को लेके प्रोमिसेस कर चुका है अमेरिका। मतलब अब ईरान भी एक न्यू इक्वेशन सेट कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जाके ना लेबनान के ऊपर जाके बम बरसाने लगो। अगर आप उनको अटैक करोगे तो हम भी अटैक करेंगे आपके ऊपर। मतलब ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। एंड देखो, इजराइल ईरान से नहीं लड़ सकता, कोई चांस नहीं है। हम देख चुके हैं, दो वॉर हो चुके हैं दोनों के बीच में। तो इजरायलीज देखो रैशनल बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर आप रैशनल तरीके से सोचो, इजराइल के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है बट टू बी अ गुड बॉय, टू बिहेव देमसेल्व्स। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये हम भी जानते हैं। बट ईरान की तरफ से ये न्यू इक्वेशन सेट हो सकता है।